आपका स्वागत है कनारिया फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं आखिरकार एल्केन्स क्या होते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज बात करेंगे हम सेकंड यूनिट की। हमारा चल रहा है बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर। तो बच्चों सेकंड सेमेस्टर फटाफट से आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए और खत्म करते हैं हम सेकंड सेमेस्टर को। फटाफट से लेक्चर खत्म करते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एल्केन्स आखिरकार क्या होते हैं। अब आप कार्बन की दुनिया में आ ही गए हो तो मैं आपको एल्केन से भी रूबरू करा देता हूँ। आज की वीडियो में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि एल्केन क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, आखिरकार होता क्या है, कार्बन से कैसे बनता है एल्केन। कार्बन कार्बन की चेन जुड़ने वाली जो सिंगल बॉन्डेड होती है उसको हम एल्केन बोलते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, फर्स्ट यूनिट में हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ रहे थे इसके बारे में, आज हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो चलो बच्चों पेन कॉपी उठा लो फटाफट से। मैंने पेन उठा लिया। बात करते हैं कि सबसे पहले कि एल्केन्स आखिरकार होते क्या है। एल्केन से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों सैचुरेटेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन्स, यानी कि जो कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्डेड सब्सटेंसेस। डबल बॉन्ड होंगे तो वो होंगे अनसैचुरेटेड। बात करें एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए सब्सटेंस इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शेयर होके एक बॉन्ड बना लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ के एक बॉन्ड बना लेते हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। यानी कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसी को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स। बात करें एल्केन्स वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सभी कार्बन परमाणु केवल सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, यानी ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे, उन्हीं को हम एल्केन्स बोलते हैं। आगे बात करें बच्चों, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर दिया हो गया है आपके पास, आपको बोला गया है कि इसमें ये एल्केन या कुछ भी XYZ है एल्केन्स के अंदर है, जिसे 8 कार्बन है। बात करें 8 कार्बन, जैसे इस फॉर्मूले से कैसे निकाले उसका केमिकल फॉर्मूला, जिसकी बात करें जैसे 8 कार्बन है यानी कार्बन 8 है, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन की बात करें n की वैल्यू हो गई हमारे 8, यानी कि n का मतलब होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? C8 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 इंटू 8 प्लस 2। बात करें कितने हो गए हाइड्रोजन? हाइड्रोजन हो गया 8 इंटू 2 यानी 16 प्लस 18, H18, C8 और H18। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जनरल फॉर्मूला का यूज कैसे लेते हैं हम, जनरल फॉर्मूला से कैसे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि जो कार्बन जो एल्केन है उसका कैसे फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिसके बारे में आप डिटेल में बताऊंगा मैं भी। आखिरकार एल्केन्स कैसे बनते हैं और ये जनरल फॉर्मूला कैसे काम आएगा, सारी चीजें हम आगे बात करने वाले हैं। आगे बात करते हैं पैराफिन्स। एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे जिनसे मोम वगैरह बनती है, जो नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनको पैराफिन्स बोलते हैं। एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज दे शो वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। बच्चों बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाशील होते हैं ये। बात करें एल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है क्योंकि वह कम रासायनिक विक्रियाशील होते हैं, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन बहुत कम करते हैं, यानी इनको एक तरीके से बोलते हैं कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, एक तरीके से इन्हें कह सकते हैं। आगे बात करें बच्चों स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, बात करें एल्केन्स की स्ट्रक्चर एंड इनकी बॉन्डिंग के बारे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सिंपली बताता हूं मैं आपको, कोई झंझट झंझट सब कुछ छोड़ दीजिए, एग्जाम के पीओवी से बात करता हूं मैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार क्या होता है बच्चों, याद रखने के लिए बोलता हूं। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, इसको हम बोलेंगे s, ठीक है बच्चों। कार्बन अगर दो बॉन्ड दूसरा बॉन्ड बना रहा है इसको बोलेंगे p, तीसरा बना रहा है इसको P, चौथा बना रहा है इसको भी P, यानी कि S1 दूसरा होगा हमारा P1, P2 और P3। समझ गए? सबसे आसान है बच्चों समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कार्बन अगर दो बॉन्ड बना रहा है तो Sp हो गया हमारा, कार्बन अगर तीन बॉन्ड बना रहा है तो Sp2 हो गया, कार्बन अगर चार बॉन्ड बना रहा है एक S हो गया, 1P2 3, यानी 3P हो गए, एक S हो गया, Sp3 हो गया। अब बात करते हैं बच्चों ये कैसे होता है Sp3, इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। चलो जितना जितना आपको पढ़ा दिया मैंने उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि बहुत आसान रहेगा। अगर नोट नहीं कर रहे हैं आप तो हमारे नोट्स वगैरह आप परचेज कर सकते हैं।
आसान से बहुत आसान मिल जाएगा बच्चों, आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ऐप पे जाओ और परचेज कर लो, काफी सस्ती रेट में आपको पड़ जाएंगे बच्चों, बहुत आसान तरीके से समझाया गया वहाँ। लेक्चर वगैरह सब कुछ इकट्ठे मिल जाएंगे आपको, कंप्लीट सेकंड सेमेस्टर मिल जाएगा आपको वहाँ पे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। जाओ और परचेज करो बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों कि स्ट्रक्चर बॉन्डिंग कैसे होती है। sp3 का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये मेथेन दे रखा है आपको नीचे, CH4 दे रखा है, ये स्ट्रक्चर जो आपको नीचे दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है CH4 का। एक सेकंड, कर्सर कहाँ गया हमारा, ये रहा बच्चों, ये दे रखा है CH4, यानी कि एक कार्बन और उस पे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसीज में हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन दादा जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन दादा है बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको समझाऊं ये स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, एक सेकंड। जैसे मान लीजिए कि ये है कार्बन, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक जुड़ा हुआ है ऊपर, एक जुड़ा हुआ है इधर, एक जुड़ा हुआ है इधर, एक जुड़ा हुआ है इस साइड, यानी कि एक पिरामिड बना रहे हैं। पिरामिड आपका देखा होगा, त्रिकोण वाला पिरामिड बना रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हैं। यानी कि अगर जैसे आप इसे एक को ऊपर पकड़ लोगे तो 3 नीचे हो जाएंगे, मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो फिक्स होता है बच्चों, 109.5 डिग्री। और ये फिक्स क्यों होता है इसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, डिटेल में बताऊंगा आपको कि बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का ही क्यों हुआ, ये 110 क्यों नहीं हुआ, 120 क्यों नहीं हुआ, 140 क्यों नहीं हुआ। बच्चों आगे बात करेंगे इसकी। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, द रेड लाइन आउटलाइन द शेप ऑफ टेट्राहेड्रॉन, द ग्रे लाइंस शो द कोवलेंट बॉन्ड। अब बात करें बच्चों, ये हमारा कार्बन था, एक सेकंड इन्हें सबको इरेज कर देता हूँ, उससे समझ नहीं आएगा बच्चों। ये हमारा कार्बन था, इससे एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन पीछे की साइड जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया। अब बात करिए आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों ऐसे, समझ रहे होंगे आप, एक तरीके से नीचे पिरामिड बन गया और ऊपर एक हाइड्रोजन है, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है सबके बीच में सेम ही रहेगा। हर कोई सा भी बॉन्ड एंगल ना आप लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल रहेगा वो फिक्स रहेगा बच्चों। जैसे मान लीजिए कि कोई कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड क्या चाहता है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉन्ड बना हुआ है, ये एक बॉन्ड बना हुआ है, ये एक बॉन्ड क्या चाहेगा कि इससे जितना दूर हो सके उतना दूर। तो बच्चों जो जितना दूर हो सकता है उतना दूर है, ये फिक्स एक सारे बराबर होंगे तभी एक स्टेबिलिटी आएगी हमारे जो टेट्राहेड्रल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसमें एक स्टेबिलिटी के लिए एक परफेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यानी कि कार्बन से 4 बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे, नीचे पिरामिड बनाएगा, इनमें जो फिक्स एंगल होगा ये वही डिनोट करता है कि ये एक फिक्स मात्रा में यानी कि फिक्स स्टेबल स्टेज में है अभी। आगे बात करते हैं बच्चों, इसको रफ कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसानी से मैंने समझाया है ये आपको। बात करें बच्चों, जैसे ये आपको दी गई है कि कैसे बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि ये हमारी ओवरलैपिंग कैसे होती है, कार्बन हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाते हैं। पहली बात करें बच्चों, एक सेकंड, पहली बात करें हम, इसके अंदर क्या है बच्चों, हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड दिख रहा है आप, यानी कि हाइड्रोजन डायरेक्ट आके जुड़ता है, जिसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा है पहला स्ट्रक्चर हो गया हमारा, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन की ओवरलैपिंग। इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, sp3 और s की ओवरलैपिंग हो रही है, s1 की ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन के पास हो गया 1s1, 1s1 हो गया। और हमारा जो कार्बन है, कार्बन के पास क्या होता है बच्चों, कार्बन कौन से नंबर पे आता है, कार्बन आता है छठे नंबर पे। आपको पता होगा कार्बन छठे नंबर पे आता होता है। कार्बन की वैलेंसी क्या होगी बच्चों, 1s2, 2s2, 2p2। बच्चों 2p6 आता है, लेकिन वैलेंसी यहाँ पे पूरी हो रही, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहली ऑर्बिट में 2 फिल है, दूसरी ऑर्बिट में भी 2 फिल है, तीसरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन के पास सिर्फ 2 होते हैं। बात करें बच्चों पहली ऑर्बिटल को कैलकुलेट नहीं करते, हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट सेकंड ऑर्बिटल को। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे इसकी डिटेल में कि हम सेकंड ऑर्बिटल को क्यों कैलकुलेट करते हैं और क्यों इसका यूज आता है। अब बात करें बच्चों दूसरे एग्जांपल की, पहला एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया कि जैसे ये 1s1 होता है,
हाइड्रोजन के पास एक ही होता है तो 1s1 होता है और sp3 जो हमारे कार्बन की है वो वैलेंसी जुड़ती है इसके साथ s के साथ 1s के साथ यानी हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगा तो वो वैलेंसी बनाता है sp3 और s। अब बात करें बच्चों कार्बन हाइड्रोजन जुड़ने से बात करें दूसरा एग्जांपल है हमारा कार्बन कार्बन जुड़ रहा है यानी कि जिसको हम बोलते हैं एथेन। ये हमारा एथेन है बच्चों दूसरा एग्जांपल है हमारा एथेन। एथेन हो गया हमारा कार्बन बॉन्ड कार्बन या हाइड्रोजन हो गया या हाइड्रोजन हो गया या हाइड्रोजन हो गया या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा C2H6 जो हमारा ये दे रखा है आपको तो बच्चों ये होता है हमारा प्लेनर फॉर्म में। बात करें बच्चों एथेन की यानी कि एथेन बन रहा है बात करें जैसे मान लीजिए कि दो कार्बन जुड़ रहे हैं आपस में ये जैसे हमारा स्ट्रक्चर हो गया तो बच्चों इसका क्या हुआ यह हो गया एस P1 P2 P3 यानी कि sp3 जुड़ रहा है किसके साथ दूसरे sp3 के साथ तो बच्चों ये हो गया हमारा sp3 ओवरलैप यानी कि ये भी sp3 है ये भी sp3 है इन दोनों sp3 का ओवरलैप हो रहा है और जो हमारा जो हमारा एथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हो गया हमारा sp3s ओवरलैप। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करें सी एग्जांपल की एक सेकंड इनको इरेज कर देता हूँ कर्सर कहाँ चला गया कर्सर का पता ही नहीं चलता कहाँ चला। हमारे तीसरे एग्जांपल की बात करें हमारे बच्चों एग्जांपल की तो बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है ये हमारे बच्चों एथीन है एथीन है ETHENE ये हमारा एथीन यानी कि डबल बॉन्ड आ गया। अब बात करते हैं कि डबल बॉन्ड के अंदर कैसे ओवरलैप होता है किन हाइब्रिडाइजेशंस का ओवरलैप होता है। बात करें बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसकी बात करते हैं C डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन दो ही बॉन्ड बनाता है तो चार ही हाइड्रोजन होंगे इसका होता है बच्चों C2H4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इसका जो ओवरलैप होता है वो क्या होता है तो ये क्या हो गया हमारा S1 P1 P2। अब बात करें sp2 बॉन्ड ये भी sp2 ओवरलैप sp2 ओवरलैप तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं ये बच्चों क्या होता है कि प्लेनर होता है यानी कि एक प्लेन के अंदर जैसे एक कागज हो गया जैसे ये समतल है इसके अंदर आप इसको रखोगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेंगे ये एक प्लेनर के अंदर आ गए यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जैसे मान लीजिए कि आपका कॉपी का जो पेज होता है उसमें अगर आप इसे रखो दोगे तो ऐसे हो जाएगा यानी ये 3D नहीं होता एक तरीके से कहे। जो हमारा टेट्राहेड्रल था CH4 जिसको हम बोल रहे थे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वो हमारा 3D फॉर्म में होता है जिसको हम एक प्लेनर सरफेस पे नहीं रख सकते और ये बच्चों प्लेनर होता है क्योंकि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही लेयर में बन जाते हैं तो इस वजह से इसको प्लेनर हम बोल सकते हैं। बात करें चौथा हमारा जो आता है इसको हम बोलते हैं लीनियर जिसको हम बोलेंगे एथाइन YNE एथाइन। एथाइन की बात करें बच्चों डिटेल में कि एथाइन आखिरकार क्या होता है इसके अंदर कैसे ओवरलैप होता है तो बच्चों इसके अंदर होता है C ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है दूसरे कार्बन से इसके अंदर सिर्फ एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं क्योंकि कार्बन की चार वैलेंसी होती है तो चार जुड़ती है एक तीन वैलेंसी तो ट्रिपल बॉन्ड घेर लेते हैं तो एक वैलेंसी बची जिससे हाइड्रोजन जुड़ जाता है sp3s ओवरलैप करके हाइड्रोजन के सिर्फ पास एक ही s ओवर यानी कि ऑर्बिट होती है सिर्फ s ऑर्बिट होती है उसके अंदर ही बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो कार्बन होता है उसके अंदर s में भी होते हैं और p में भी होते हैं तो इस वजह से sp3 और s की ओवरलैप होती है आपस में जुड़ के एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बात करें बच्चों इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है C2H2 तो बच्चों इसकी बात करें इसके अंदर होता है sp ओवरलैप जो कि लीनियर होता है यानी कि एक लाइन में होता है जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये हो गया तो बच्चों काफी आसान है एल्केन के बारे में। आगे हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन की भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एल्कीन और एल्काइन लेकिन तो समझना जरूरी है कि एल्केन्स आखिरकार क्या होते हैं एल्काइंस और एल्कीन्स आखिर क्या होते हैं या एल्काइंस आखिरकार क्या होते हैं सबके बारे में समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे यानी कि एग्जाम में बाय द वे अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना उसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। केमिस्ट्री ऐसे नहीं है कि रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है अगर आप रट्टा मारोगे एक दिन मार लोगे दूसरे दिन आप भूल जाओगे एग्जाम में आप बैठोगे तीन चार और पांच चीजें ऐसे हो जाएगी कि हाँ यार क्या पढ़ के आया था एल्कीन एल्काइन ये क्या भसड़ मच जाएगी एक तरीके से मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा एग्जाम में बहुत
बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप जो रट के जाते हो उसको लिख सकते हो। अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है हमारा, 4th सेमेस्टर में तो आपकी हालत खराब होने वाली है बच्चों। इतने बड़े-बड़े एग्जांपल्स आएँगे, इतने बड़े-बड़े स्ट्रक्चर रहेंगे कि 1 से लेके 10 तक अलग स्ट्रक्चर बन जाएँगे, जो जब तक हमारा जाके स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो बच्चों रटो नहीं, समझो। एक बार समझ लोगे तो दोबारा समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये मिलके ऐसे बना था, कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाता है, sp1 ऐसे होता है, sp3 ऐसे होता है। तो काफ़ी आसान है बच्चों। आगे हम बात करते हैं हमारी वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें बच्चों हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स। इतनी देर से मैं बोल रहा था हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार होता क्या है। बात करें बच्चों ईच कार्बन एटम्स इन एल्केन्स अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हर कार्बन एटम एल्केन्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जाता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, s p1 p2 p3, यानी कि s और p3, एक s 3p। बात करें फॉर्मिंग 4 इक्विवेलेंट sp3 ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया था 109.5 डिग्री का जो बॉन्ड बनाता है, इस वजह से इक्विवेलेंट sp3 ऑर्बिटल बनाता है बच्चों। बात करें एल्केन्स में प्रत्येक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, चारों समान sp3 ऑर्बिटल बनाता है। बात करें बच्चों 1s और 3p इज इक्वल टू 4sp3। अब बात करें बनी कैसे, यानी कि सर 1s लिख दिया आपने, 3p लिख दी, कि बनी कैसे, आई कैसे। बात करें बच्चों sp3 कैसे बनी। बात करें कार्बन होता है बच्चों, कार्बन के अंदर कार्बन की होती है 2s2 2p2। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक एक्साइटेड स्टेट होती है, ये रिलैक्स बैठना है, इसको कुछ लेना देना नहीं है। जब ये एक्साइटेड होगा मतलब इसको दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना होगा, तो ये क्या करेगा बच्चों, यानी कि s तो पूरी फिल है, ये हमारी s ऑर्बिटल होती है जिसके अंदर 1 2 इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये हो गई हमारी p ऑर्बिटल। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके पास 2 ही है, ये पहला और ये हमारा दूसरा। क्या होगा बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और ये भी तैयार हो जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। क्या है कि ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा और ये भी बॉन्ड बनाएगा, यानी कि सब हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे। तो हर जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। ये होता है कार्बन का मेन स्ट्रक्चर। वरना ऐसा होता कि कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही जगह जुड़ता, एक इस जगह और एक इस जगह, क्योंकि ये तो पहले से फिल थी। इस वजह से कार्बन जब तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता तब तक वो बॉन्ड नहीं बना सकता। पहले कार्बन खुश होता है कि हाँ मैं तैयार हूँ बॉन्ड बनाने के लिए, फिर उसके बाद कार्बन बिखर जाता है पूरा, 4 बॉन्ड बना लेता है, यानी कि 4 बॉन्ड बन जाते हैं कार्बन के। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, समझ रहे हो बच्चों। कार्बन इज इक्वल टू 4 बॉन्ड्स, कार्बन इज इक्वल टू 4 बॉन्ड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। काफी आसान तरीके से बता रहे हैं, खटारे फार्मेसी में जुड़ो से। तो बच्चों अब बात करें इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, यानी कि कैसे इसकी ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री बुक से ज्योमेट्री बुक्स प्रकार ले लिया, डी ले लिया, लेकिन वही बात कर रहे हैं हमारी इसकी ज्योमेट्री, इसकी स्ट्रक्चर आखिरकार कैसा क्या होती है, इसकी संरचना कैसी होती है। The four sp3 orbitals arrange themselves in a tetrahedral shape। जैसे मैंने आपको बताया टेट्राहेड्रल शेप, एक पेन ऊपर पकड़ लीजिए, 3 पेन ऐसे कोनों में पकड़ लीजिए, वो हो गई हमारी टेट्रा। नीचे पिरामिड बनेगा, ऊपर एक स्ट्रेट फ्लैग टाइप रहेगा। ऐसे मान लीजिए कि जिस कोने में को भी आप पकड़ोगे नीचे पिरामिड बन जाएगा, यानी कि सारे एंगल्स 109.5 डिग्री के होते हैं, समान होते हैं। चारों sp3 ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल संरचना बनाते हैं और बॉन्ड एंगल्स 109.5 होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे बात करें बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग कैसे होती है, मैंने आपको बताया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा, sp3 ओवरलैप करेगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया था अभी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, sp3 और s ओवरलैप होगी। ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब बच्चों क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा होता है पाई। जैसे मान लीजिए कि आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन एक बॉन्ड बना लिए, इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड बना लिए, इसको बोलेंगे पाई। तीसरा बना लिए, इसको भी हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये सिर्फ एक-एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि सारे बॉन्ड्स होंगे हमारे सिग्मा बॉन्ड्स। ये बात करते हैं बच्चों। बात करते हैं हम एग्जांपल मीथेन की, CH4 की, जिसमें मैंने आपको डिटेल में पहले ही बता दिया कि CH4 कार्बन जिससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर सारे जो बॉन्ड्स होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए।
ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब बात करें इसकी शेप की, इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल और सारे जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो होते हैं 109.5 डिग्री के। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेट्राहेड्रल के अंदर कितनी जो बॉन्ड एंगल होगी वो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री का एंगल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स का नामकरण कैसे दिया जाता है। नामकरण की बात करें हम, नामकरण से हमारे पुराने सर थे उनकी याद आ गई मुझे, रामकरण सर। तो बच्चों नामकरण की बात करते हैं हम, नामकरण कैसे दिया जाता है। CH4 यानी कि कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। एक सिंगल कार्बन को हम बोलते थे मेथ, METH। एक कार्बन होगा तो मेथ, दो कार्बन होगा तो एथ। इतना याद रख लो, ये मैंने याद रखने करने के लिए बोला था। एक हो गया मेथ, दूसरा एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। सारे बच्चों सिंगल बॉन्डेड रहेंगे, सिग्मा बॉन्डेड रहेंगे, डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि अभी बात कर रहे हैं एल्केन्स की। आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे एल्कीन्स की जिनके अंदर डबल बॉन्ड आते हैं, उनके अंदर बात करेंगे कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसी उनकी फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों इसकी आएगी CH4, सबके अंदर एन आके जुड़ जाएगा। एक एक कार्बन होगा तो मेथेन, दो होगा तो एथेन, तीन होगा तो प्रोपेन, चार होगा तो ब्यूटेन, पांच होगा तो पेंटेन, छह होगा तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोएन, नोनेन और डेकेन। आई होप आपको समझ में आएगा। मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नोन, डेक। बहुत आसान है बच्चों याद रखने के लिए। एक तरीके से ऐसे याद रख लो, याद करने का तरीका बताऊं मैं आपको। जैसे मैथ हो गया, एथ हो गया, प्रोप हो गया, ब्यूट तक याद रख लो। पेंट, हेग्स, हेप्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ रहे हो। ये हेप्ट हो गया सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बहुत आसान है बच्चों, ऐसे याद रख सकते हो आप। कैसे महीने पूरे होते हैं, एंड के महीने याद रखो, तीन चार तो याद हुए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और स्टार्टिंग याद रख सकते हो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक। सारे याद हो जाएंगे, काफी आसान है। करेंगे एल्केन बनाया कैसे जाता है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के बारे में जानते हैं कि एल्केन की संरचना कैसे होती है। पहली हमारी रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है बच्चों, एल्काइल हैलाइड बन जाते हैं एल्केन्स के अंदर। एल्काइल हैलाइड्स एल्केन के अंदर कैसे बदलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। But alkanes are prepared by heating, एक सेकंड, alkanes are prepared by heating alkyl halide, यानी कि alkyl halide को हीट करने पे alkanes बनते हैं विद सोडियम मेटल। यानी सोडियम मेटल के साथ alkyl halides को हम अगर हीट करेंगे इन ड्राई एथर, यानी कि ड्राई एथर के अंदर। तो बच्चों ड्राई एथर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, इस वजह से वाटर तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, यानी कि सूखा होना चाहिए एथर। एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल, यानी कि सोडियम मेटल्स के साथ एल्काइल हैलाइड्स को अगर आप हीट करते हो ड्राई एथर के अंदर तो हमारे एल्केन्स बनते हैं। बात करें बच्चों एल्काइल हैलाइड्स को सोडियम मेटल के साथ ड्राई एथर में गर्म करने पर एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि एल्केन्स बनते हैं। अब बात करते हैं बच्चों रिएक्शन के बारे में। बच्चों रिएक्शन बात करें एल्काइल हैलाइड ये हो गए। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, किसी एल्काइल ग्रुप से हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। बात करें एल्काइल क्या होते हैं, जैसे आर हो गया हमारा, बॉन्ड आर हो गया, ये हो गया एल्काइल, इससे आगे हमारा एक्स जुड़ गया, आर एक्स यहाँ पे हो गया एल्काइल हैलाइड। इसकी बात करें बच्चों एक सेकंड, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल यानी Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, यानी कि ड्राई एथर के अंदर या ड्राई एथर की प्रेजेंस में। ड्राई एथर होना चाहिए, पूरा एनवायरनमेंट जो है वो ड्राई होना चाहिए, यानी सूखा होना चाहिए, पानी होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, यानी कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हमारा एल्केन की फॉर्मेशन होती है प्लस NaX, यानी X यहाँ पे हमारा हेलोजन है, हेलोजन यानी FClBrI। बच्चों इस रिएक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल X की जगह हम Cl ले लेते हैं, जैसे दे रखी है आप R बॉन्ड Cl, तो 2R बॉन्ड Cl प्लस Na इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा बच्चों, Na रिएक्ट कर देगा Cl के साथ तो ये हमारा बन जाएगा NaCl, और हमारा R 2R है तो R बॉन्ड R हो जाएगा प्लस। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये हमारा एल्केन की फॉर्मेशन हो गई R बॉन्ड R, ये हमारा हो गया यहाँ पे एल्केन। तो आगे बात करते हैं हम
इसकी दूसरी हम इसमें दूसरी रिएक्शन की, तो दूसरी रिएक्शन की बात करें डाई हेलो एल्केन्स, यानी कि मान लीजिए कि एक चेन है जिसके अंदर 2 हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे बात करें, एक सेकंड बच्चों, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे जुड़ा हुआ हमारा X और एक X जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अब बच्चों इसके अंदर क्या होगा, +2Na एथर की प्रेजेंस में ये Na जाके जुड़ जाएगा X से। बात करें, ये हो जाएगा NaX, यानी कि दोनों हट जाएंगे यहाँ से, ये भी हट जाएगा और ये जो बचा हुआ है बच्चों ये आपस में जुड़ जाएगा और एक साइक्लोन यानी कि एक साइकिल की फॉर्मेशन कर लेगा, एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि ये बन जाएगा ऐसे 4 कार्बन के साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कि हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जैसे रिप्लेस होता है उसकी जगह वो आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि दोनों साइड हेलोजन जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन की रिंग है, दोनों साइड हेलोजन जुड़े हुए हैं, ये हेलोजन भी हटा, ये हेलोजन भी हटा, क्योंकि 2Na है तो बच्चों ये हमारा बन गया यहाँ पे 2NaX, X हो गया हमारा हेलोजन। ClBrI कुछ भी हो सकता है, इसमें से फ्लोरीन नहीं होता बच्चों स्टार्टिंग में, क्योंकि फ्लोरीन काफी एक्सप्लोसिव होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों आगे हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की। एक सेकेंड, कर्सर नहीं मिल रहा। हाँ बच्चों, अब बात करते हैं हम दूसरी रिएक्शन की। तो बच्चों दूसरी रिएक्शन आती है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन। जो डीकार्बोक्सिलेशन से ही पता चल रहा है कि कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप का निकलना, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया हमारा COOH। बात करते हैं बच्चों, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडियम लाइम गिव्स एल्केन। यानी कि बच्चों बात करें, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बच्चों हमारा RCOONA, यानी कि RCOONA होता है हमारा सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया हमारा सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विद NaOH प्लस CaO, जिसको हम लाइम सोडा बोलते हैं, यानी कि हीटिंग विद सोडियम लाइम गिव्स एल्केन। अब बात करें बच्चों, इसको हम जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे ये हमें एल्केन देगा। इसमें जो CONA है ये बाहर रिप्लेस हो जाता है बच्चों, ये बाहर निकल जाता है और ये फॉर्मेशन कर लेता है R बॉन्ड H की। अब R बॉन्ड H कैसे बना, जो कि हमारा एल्केन है, वो कैसी, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है एक सेकंड में आपको बताता हूं। बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये R रह जाएगा और ये जो है CONA ये बाहर निकल जाता है और बच्चों यहां से NaO बाहर निकल जाता है और ये H जाके जुड़ जाता है हमारे R से और ये बन जाता है यहाँ पे RH। और अब बात करें, जो हमारा क्या बचा बच्चों, COONA प्लस NaO। अब बात करें, ये बन गया हमारा Na2C, ऑक्सीजन कितने 3 है 3, Na2CO3। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे रिप्लेस होता है और यहाँ पे हमारा एल्केन की फॉर्मेशन कैसे होती है। बात करते हैं बच्चों हमारी अगली रिएक्शन की। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो बेझिझक होकर आप पूछ सकते हो, XYZ जो भी आपका कुछ डाउट रह गया हो इसमें। एल्कीन्स, बच्चों हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स का मतलब क्या है बच्चों, एल्कीन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड प्लेटिनम टू फॉर्म एल्केन्स। अब बात करते हैं बच्चों, एल्कीन्स जो होते हैं यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन चेन होती है, वो रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनम टू फॉर्म एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स बनाने के लिए। बात में एल्केन्स निकल एंड पीटी कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ एल्केन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों RCH बॉन्ड CH2। अब बात करते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा बच्चों एल्केन्स रिएक्ट विथ H2 टू फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ पीटी बच्चों एंड निकेल। पीटी और निकेल की प्रेजेंस में वो हम एल्केन्स बनाते हैं एल्कीन से। एल्कीन्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से, वो बनाते हैं एल्केन। बात करते हैं अब ये क्या बन रहा है बच्चों हमारा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे RCH2, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा बॉन्ड CH3, ये बन गया बच्चों हमारा R बॉन्ड R भी जिसे हम कह सकते हैं R बॉन्ड R, यानी एल्केन्स की फॉर्मेशन हो गई, R बॉन्ड R बन गया, जिसे हम एल्केन बोलते हैं, सिंगल बॉन्डेड यानी कि सेचुरेटेड कंपाउंड। आगे बात करते हैं बच्चों, एक सेकंड,
आगे बात करते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब बात आती है कि एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं बच्चों। C1 से C4 तक गैसियस स्टेट में होते हैं एल्केन्स, यानी कि कार्बन 1 यानी पहले से लेके अगर 4 नंबर तक अगर चेन है, यानी कि 4 कार्बन वाली चेन है, तो वो रहेगी गैसियस स्टेट में। C5 से C17 तक अगर चेन रहेगी, मान लीजिए कि अगर चेन अगर बड़ी है, तो वो रहती है लिक्विड स्टेट में। और अगर बच्चों उससे भी हाइयर अगर चेन आती है, तो वो सॉलिड स्टेट में रहती है, जिसे हम वैक्स में भी बोल सकते हैं। जैसे भी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि सॉलिड होते हैं जो सब्सटेंसेस एल्केन्स के, वो हाइयर चेन वाले होते हैं और वैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। बात करते हैं बच्चों सोल्युबिलिटी की, यानी कि बात करते हैं कि एल्केन्स आखिरकार सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी के अंदर घुल सकते हैं, वो पानी के अंदर मिल सकते हैं या पानी के अंदर नहीं घुल सकते ऑयल की तरह। बात करें इनसोल्यूबल होते हैं ये पानी के अंदर, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। तो बच्चों पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तक ये याद रख लीजिए आप कि एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंस होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि अगर जितनी छोटी चेन रहेगी उसका कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, और जितनी बड़ी चेन रहेगी उसका उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। इंक्रीज विथ मोलिकुलर वेट, यानी कि मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है। छोटी चेन का मोलिकुलर वेट कम, बड़ी चेन का मोलिकुलर वेट ज्यादा। बात करें मोलिकुलर वेट बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। बात आती है यहाँ पे कि एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आखिरकार क्या होती है। पढ़ेगी, पहली होती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था, यानी कि हेलोजन निकलना। रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विथ हेलोजन, बच्चों जैसे मान लीजिए कि एल्केन्स होते हैं, उनकी रिएक्शन होती है हेलोजन से। हेलोजन आके जुड़ जाते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, आप अगर चेक करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि हेलोजिनेशन क्या होती है, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विथ हेलोजन इन सनलाइट, यानी कि यूवी गिव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। बात करें बच्चों एल्केन्स सूर्य के प्रकाश में हेलोजन से अभिक्रिया करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाते हैं। वे कैसे बनाते हैं इनके बारे में बात करते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल है हमारा CH4, ये हो गया बच्चों CH4। CH4 रिएक्टेड विद हेलोजन Cl2। इसमें क्या होगा बच्चों, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, और वो हाइड्रोजन जाके एक क्लोरीन से जुड़ जाएगा। तो बच्चा हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। और बच्चों धीरे धीरे फिर वापस ये CH3Cl फिर रिएक्ट करेगा और CH2Cl बनाएगा, यानी कि एक क्लोरीन फिर आके जुड़ जाएगा, फिर 2 क्लोरीन हो जाएंगे, फिर 3 क्लोरीन हो जाएंगे। धीरे-धीरे एंड तक ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा। आगे बात करते हैं बच्चों कंबशन। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, कंबशन की बात करते हैं हम। बर्न की यानी कि हीट की, जलता कैसे है ये एल्केन। बात करें बच्चों एल्केन्स बर्न टू गिव CO2 H2O एंड एनर्जी। बहुत बढ़िया है बच्चों, एल्केन्स को हम जैसे ही जलाते हैं, यानी कि एल्केन्स के जलने से CO2 रिलीज होती है, पानी बनता है और एनर्जी भी बनती है, यानी कि हीट भी बनती है। बच्चों हीट और जलने को एक मत बोल देना, हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है और बर्न होना कंबशन एक एनर्जी का फॉर्म नहीं होता। जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों कंबशन, वो एक नॉर्मल शब्द है, यानी कि जलना। अब बात करें बच्चों एल्केन जलने पर CO2 H2O और ऊर्जा देते हैं, यानी कि हीट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें CH2, ये हमारा मेथेन हो गया बच्चों। एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूं। CH4, बात करें मेथेन रिएक्ट्स विथ 2O2 एंड गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ये हीट देने वाली रिएक्शन है, यानी कि एनर्जी देने वाली रिएक्शन है। हीट यहाँ पे बच्चों एनर्जी का फॉर्म है। आगे बात करते हैं, इसलिए एल्केन्स गुड फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एल्केन्स को हम गुड फ्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं, और बर्न करने पे तो हमारी CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों क्रैकिंग। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारी यहाँ पे क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है बच्चों टूटना। ब्रेकिंग ऑफ हायर एल्केन्स इनटू स्मॉलर एल्केन्स एंड एल्कीन्स। बड़े एल्केन्स को तोड़कर छोटे एल्केन्स और एल्कीन्स बनाना, यानी कि छोटे एल्केन और एल्कीन्स हम बना सकते हैं। जैसे बात करें बच्चों यहाँ पे हम एग्जांपल में तोड़ रहे हैं C10H22, इसको हम तोड़ रहे हैं C8H18 प्लस
C2H4 के अंदर, यानी कि हम बड़ी चेन को तोड़, जैसे बड़ी चेन है, मान लीजिए कि 10 कार्बन वाली चेन है, इसको आप तोड़ देते हो, एक 6 कार्बन वाली और एक 4 कार्बन वाली। आई होप बच्चों इसको बोलते हैं हम ब्रेकिंग। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है बच्चों कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स इनटू ब्रांच एल्केन्स। बात बात करें बच्चों एन ब्यूटेन को हमने आइसोब्यूटेन के अंदर बनाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी लास्ट वीडियोस में हम बात की थी हमने आइसोब्यूटेन के बारे में। स्ट्रेट चेन एल्केन्स को ब्रांच एल्केन में बदलना, ये भी एक एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। एन ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन के अंदर बनाया था, यानी कि बच्चों सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, इसको हमने कन्वर्ट किया था सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये याद होगा आपको। नॉर्मल कार्बन चेन को हमने ब्रांच में कन्वर्ट किया था, यानी कि हमने बताया था कि केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ा था हम। आगे बात करते हैं बच्चों, हमारा जो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है यूज ऑफ एल्केन्स। अब बात करते हैं कि एल्केन्स का यूज कहां कहां पे आता है, कि एल्केन्स इतने ज्यादा यूजफुल है बच्चों, इनके बारे में बात करते करते इंसान थक जाए। तो पहला है बच्चों हमारा एल्केन्स यूज होते हैं एज ए फ्यूल, यानी कि एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल की फॉर्म में भी एल्केन्स का यूज किया जाता है। एज ए सोलवेंट भी यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल हेक्सेन। एज ए लुब्रिकेंट और वैक्स के फॉर्म में भी, जो कि हायर एल्केन्स होते हैं वो वैक्स और लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो बात करें बच्चों केमिकल रॉ मटेरियल, पावर जनरेशन, फॉर एग्जांपल मेथेन के जैसे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो इस वीडियो में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारिया फार्मेसी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम डिटेल में और भी चीजें पढ़ेंगे नॉन पोलर पोलर के बारे में। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।